हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन में एज वेल एज शॉर्ट नोट्स में इम्यूनिटी को पूछा जाता है। अगर शॉर्ट नोट में इम्यूनिटी आती है तो ज़्यादातर इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनेट और अक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, और डिफरेंस बिटवीन सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। तो अगर हम इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करें तो एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद द इन्फेक्शन। यानी कि ये हमारे बॉडी की क्षमता है, या फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटी है, या फिर पावर है हमारी बॉडी की किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की, है ना। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में आता है, अब इन्फेक्शन के कई कारण होते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई भी कारण हो। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंटर करता है तो हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस पुटअप करती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना। तो इसका एक डेफिनेशन और है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय होस्ट। होस्ट का मतलब है द पर्सन, है ना, जिसके अंदर इन्फेक्टिव एजेंट एंटर कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट, है ना। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिजीज़ कॉज कर रहा है, या फिर उसके कुछ सर्टन टॉक्सिन्स या सर्टन प्रोडक्ट की वजह से बॉडी के अंदर डिजीज़ या इन्फेक्शन हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है जो कि होस्ट ऑफर करता है, यानी कि हम, है ना, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो बेसिकली हम देखें तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एबिलिटी है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की, ठीक है। अब इम्यूनिटी को हम डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब है वो डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट है ना। और अगर लैक ऑफ इम्यूनिटी होगा, इम्यूनिटी कम होगी, तो उसको हम ससेप्टेबिलिटी भी बोलते हैं। दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ मोर ससेप्टेबल टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिजीज़, ठीक है। अब इम्यूनिटी को बढ़ाना अगर है, बॉडी की अगर इम्यूनिटी हमको इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए हमको फिज़िकल केयर एज वेल एज मेंटल केयर करनी पड़ेगी। तो फिज़िकली न्यूट्रिशियस डाइट लें, ठीक है, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया। मेंटल केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी, है ना। अगर पर्सन मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो जो डिजीज़ है इट विल मैनिफेस्ट ऑन द फिज़िकल प्लेन, है ना। तो दोनों फिज़िकल मेंटल केयर ज़रूरी हैं अगर हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो, ठीक है। अब अगर हम इम्यूनिटी को क्लासिफाई करें तो इम्यूनिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जो इम्यूनिटी हमको बर्थ से मिलती है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी हमको आफ्टर बर्थ हम अक्वायर करते हैं, है ना, एक बार पैदा होने के बाद में जो अक्वायर की जाती है इम्यूनिटी उसको हम बोलते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। तो दोनों के डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, या फिर इट इज़ अक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम व्हेन द पैथोजन एंटर्स द बॉडी, है ना। जब हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट कोई भी हो सकता है, एनी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम बोलते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के प्रति इम्यूनिटी नहीं होती, है ना। ये एक जनरल इम्यूनिटी है जो कि किसी भी इन्फेक्शन के प्रति बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन, है ना। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे कोई पैथोजन होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, उसके ही अगेंस्ट में यहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप होगी, जबकि इनेट इम्यूनिटी एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है। यहाँ पे हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है या कौन सा वायरस अफेक्ट कर रहा है, ये जनरल फॉर्म में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स टेम्पररी इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी ये कुछ हद तक टेम्पररी होती है, लेकिन जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि लाइफ टाइम में अक्वायर की जाती है इट इज़ परमानेंट, है ना, ये परमानेंट इम्यूनिटी होती है। तो जो इनेट इम्यूनिटी के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारी जो स्किन है, ये जो हमारा म्यूकोज़ा है, या जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए,
ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं इन इनेट इम्यूनिटी, है ना। इसको हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, ओके। लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज ऑफ द लिम्फोसाइट्स, दैट इज टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, है ना। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं बिटवीन इनेट एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम इनेट इम्यूनिटी को अब क्लासिफाई करें तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है स्पीशीज़ इम्यूनिटी। स्पीशीज़ इम्यूनिटी से मतलब है कि ये जो इम्यूनिटी है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ इम्यून है टुवर्ड्स सर्टन डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल हैंस अगेंस्ट टेटनस एंड रैट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। हैंस में टेटनस नहीं हो सकता, रैट्स में ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है हैंस की और रैट्स की, दे आर स्पेशली इम्यून टुवर्ड्स द टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस, है ना। दूसरी होती है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी यानी कि वो इम्यूनिटी जो कि पर्टिकुलर रेस के अंदर प्रेजेंट होती है ना। जैसे कि जो नीग्रोज हैं दे आर इम्यून टू येलो फीवर, नीग्रोज के अंदर येलो फीवर नहीं होता। तीसरी है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इट इज़ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन डिफरेंटली, है ना। अभी हमको मालूम है कि हर व्यक्ति की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, अलग अलग क्षमता होती है डिजीज़ के प्रति फाइट करने की। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ससेप्टेबल होते हैं डिजीज़ से और उनको तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, जबकि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं और इजीली डिजीज़ उनको अफेक्ट नहीं करती, है ना। एग्जाम्पल फ्लू, है ना। अब फ्लू फॉर एग्जाम्पल फ्लू हो गया या वायरल फीवर हो गया, है ना। तो ये हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है। हर पर्सन बैक्टीरिया से, वायरस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होता है, लेकिन सारे के सारे बीमार नहीं होते, है ना। वही पर्सन बीमार होता है जिसकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है ना। तो ये जो इम्यूनिटी है ये वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी, है ना। एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, ये इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, है ना। इन सब चीज़ों पे ये इम्यूनिटी डिपेंड करती है, ओके। देन अगर हम दूसरे तरीके से अगर इनेट इम्यूनिटी को देखें तो ये इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज़ फिजिकल बैरियर, ऐसे बैरियर्स जो कि डायरेक्टली हमको इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि ऐसे बैरियर जो कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे लेकिन वो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शन के माध्यम से हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं कुछ सेल्स एंड देन देयर इज साइटोकाइन बैरियर, है ना। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखें तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम आफ्टर बर्थ अक्वायर कर रहे हैं, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी, है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है our own immune system is actively involved in protecting us from pathogens, है ना। तो हमारे बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है किसके अगेंस्ट में, पैथोजेंस के अगेंस्ट में, है ना। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और इस तरीके की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय इम्यूनिटी गेन्ड फ्रॉम समवन एल्स, है ना। तो यहाँ पे हमारे बॉडी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है किसी और के माध्यम से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर पैसिव इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी को भी हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्लासीफाई करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी को भी हम आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि एक्टिव की जो नेचुरल इम्यूनिटी है इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन, है ना। तो फॉर एग्जांपल हमको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आया और उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। अब हमारी बॉडी ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी और उसने इन्फेक्शन को किल कर दिया, है ना। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल मीजल्स, है ना। तो एक बार अगर मीजल्स हो गया, ठीक है, तो वो जैसे ही मीजल्स होता है तो मीजल का इन्फेक्शन हुआ तो पहली बार तो हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए हमारे बॉडीज़ के अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो जो सेकेंड टाइम जो है मीजल्स का इन्फेक्शन फिर नहीं होता, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देखें एक्टिव में तो एंटीबॉडीज़ आर मेड आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेशन, है ना।
तो बेसिकली वैक्सीन्स के माध्यम से हम बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस को या फिर उनके टॉक्सिन्स को इंजेक्ट करते हैं इन अ वीकर फॉर्म, है ना। लेकिन यहाँ पे भी हमारे बॉडी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है ना। तो हम जब वीकर फॉर्म में बैक्टीरिया या एटेन्यूएटेड फॉर्म में बैक्टीरिया वायरस को इंजेक्ट करते हैं तो हमारे बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल एक्ट बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक तरीके से ये नेचुरल तरीका नहीं है ना। हम आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, वायरस को वीकर फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल हो गया BCG वैक्सीन, ठीक है, और पोलियो वैक्सीन, और भी बहुत सारी वैक्सीन इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम पैसिव इम्यूनिटी को देखें तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है दैट इज एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, है ना। अब माँ से बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडीज ट्रांसमिट होती हैं तो बच्चे के अंदर वो इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, यानी कि बच्चे की बॉडी ने का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर नहीं है ना। तो फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन G जो कि प्लेसेंटा के माध्यम से क्रॉस करके बेबी में आता है, या फिर मदर्स की मिल्क के माध्यम से भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर आती हैं, तो वो डायरेक्टली बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, है ना। और दूसरा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं। यहाँ पे तो नेचुरली एंटीबॉडीज़ माँ से बच्चे में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ को बाहर क्रिएट करते हैं और उनको इंजेक्शंस के माध्यम से, सीरम के माध्यम से पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि एंटी-D एंटीबॉडी, है ना। तो ये एक ऐसी एंटीबॉडी है बेसिकली जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जब मदर RH नेगेटिव हो और जब बेबी RH पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसको मैनेज करने के लिए हम मदर को एंटी-D का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब डिलीवरी हो तो उसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन ना हो। तो अब हम इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अक्वायर इम्यूनिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने स्पीशीज, रेशियल और इंडिविजुअल इम्यूनिटी को पढ़ लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल बैरियर। तो जो फिजिकल बैरियर है, जिसको कि हम मैकेनिकल बैरियर भी बोलते हैं, इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द बॉडी फिजिकली, है ना। तो ये फिजिकली बॉडी के अंदर पैथोजेंस की एंट्री को क्या करते हैं, दे कॉज द ब्लॉकेज, ब्लॉक करने का काम करते हैं, है ना। एंड ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहलाते हैं, है ना। सबसे पहले जो पैथोजन का पाला किससे पड़ता है, फिजिकल बैरियर से। जब वो फिजिकल बैरियर से क्रॉस कर जाता है तभी वो बॉडी के अंदर एंटर कर पाता है, ठीक। तो जो पहले नंबर पे आता है दैट इज स्किन। स्किन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, है ना। हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है दैट इज स्किन, एंड इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी की जो इंटरनल विसराज हैं दे आर ऑल कवर्ड विद द स्किन, ठीक है। अब स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज़ द स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये बहुत थिक लेयर होती है जो कि पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका जो एसिडिक पीएच होता है स्किन का, ये जो मैक्रोब्स का जो ग्रोथ है उसको एक तरीके से इनहिबिट करने का, रिटार्ड करने का काम भी करता है ना। तो जो पहले नंबर पे फिजिकल बैरियर आता है दैट इज़ द स्किन, ठीक है। उसके बाद में आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस की एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे इंटरनल हॉलो स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, है ना। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है ये क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है म्यूकस। और ये म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक एडहेसिव नेचर का एडहेसिव नेचर होता है इसका, ठीक है। चिपचिपा सा ये सेक्रीशन होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब म्यूकस में ट्रैप हो जाता है तो उसकी मोबिलिटी नहीं हो पाती, वो इमोबलाइज हो जाता है और वहाँ से फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ले लें, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर तो म्यूकस ग्लैंड्स बहुत सारी हैं, तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। अगर किसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेजल ट्रैक्ट से अंदर आता है तो म्यूकस में ये क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, और फाइनली म्यूकस को या तो आप बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर म्यूकस इट इज़ डाइजेस्टेड और फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी।
तीसरे नंबर पे आता है सीलिया, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि हमारे एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करते हैं, है ना। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ट्रकिया, लंग्स या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लाइन करते हैं, और इनका जो मूवमेंट होता है, द सीलिया स्वीप द म्यूकस लोडेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द फेरिंग्स, है ना। फॉर एग्जांपल ट्रकिया है, ठीक है। अब ये जो ट्रकिया के अंदर क्या है, इस तरीके से ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रकिया के अंदर एंटर हो गया तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ये म्यूकस ग्लैंड्स इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर देती हैं, और इनका मूवमेंट किसकी तरफ होता है, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऊपर की तरफ धकेलते हैं। कहाँ धकेलते हैं ये? The cilia sweep the mucus loaded with microorganism and dust particle into the pharynx, है ना। तो ये pharynx तक इस mucus loaded particle को ऊपर लेकर जाते हैं। From pharynx it is either expelled out, तो या तो nasal tract के माध्यम से ये बाहर चला जाता है from the nose, और it is swallowed, या फिर pharynx से ये swallow होके हमारे digestive tract में आ जाता है, और फिर finally it is excreted out as stool, ठीक है। तो ये हो गया सीलिया का फंक्शन। इसके बाद में हेयर, है ना। तो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नेजल हेयर, नोज़ के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि पार्टिकल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का काम करते हैं और बेसिकली उनकी एंट्री को ही रोक देते हैं, है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये नेजल हेयर में ट्रैप हो जाता है, या फिर हमारे ईयर के अंदर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली वहीं पर ट्रैप हो जाती हैं और वहीं से वो अंदर जाने नहीं देते, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स में जो एंट्री उनकी प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट वी कम टू द फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम केमिकल बैरियर्स भी बोलते हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना। तो यहाँ पर अभी हमने फिजिकल बैरियर में देखा था वो क्या कर रहे थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ही रोक रहे थे, फिजिकली वो प्रेजेंट थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली ये बॉडी में इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या आता है इसके अंदर, बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो पहले हम बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इट इज़ अ थर्मोस्टैट, और हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है ना। हाइपोथैलेमस में दोनों तरीके के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, हीट गेन सेंटर एंड हीट लॉस सेंटर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसा बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और इसलिए हम हमारी ह्यूमन बॉडी को कहते हैं इट इज़ बेसिकली अ थर्मोस्टैट, है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर वेरी नॉर्मल रेंज के अंदर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करता है, ठीक है। अब फीवर एक ऐसा मैकेनिज्म है विच इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पैरोजन। जब भी बॉडी के अंदर पैरोजन का लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से बुखार आता है ना। अब बुखार किस तरीके से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, लेट अस सी। तो इसका जो कारण होता है, जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पैरोजेंस है, ये पैरोजेंस कहाँ से आए, है ना। तो ये पैरोजेंस एक्सोजीनस पैरोजेंस होते हैं, दूसरे इम्यून सेल से ये पैरोजेंस आते हैं, है ना। अब एक्सोजीनस पैरोजेंस कहाँ से आएंगे, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, कोई भी पैथोजन ये पैरोजेंस को रिलीज़ करता है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोजीनस, है ना। और जो पैरोजेंस हमारे इम्यून सेल से आते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए या फिर लिम्फोसाइट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं दे कम फ्रॉम द इम्यून सेल्स, है ना। तो वेदर वो एक्सोजीनस हो या फिर इम्यून सेल से आ रहा है, बेसिकली जो पैरोजन है ये क्या करता है, हमारे इम्यून सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है ना। और जब हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं दे कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ द एंडोजीनस पैरोजेंस, है ना। तो एंडोजीनस पैरोजेंस का लेवल बढ़ता चला जाता है, सर्कुलेशन में आते हैं ये, और सर्कुलेशन के माध्यम से दे कम टू द हाइपोथैलेमस, है ना। अब हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज एंटीरियर हाइपोथैलेमस में ये आते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से केमिकल मीडिएटर को रिलीज करवाते हैं दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जब लेवल बढ़ता है तो इट
इंक्रीज्ड सेट पॉइंट, तो हमारे बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक हाई लेवल पे जाके सेट हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार आता है। ठीक है, तो जो बुखार है, बुखार किस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है? तो पहली चीज़ तो यह है कि इट स्ट्रेंथन आर इम्यून सिस्टम बाय एक्टिवेटिंग डिजीज फाइटिंग सेल्स टू एन इन्फेक्शन, है ना। अभी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इम्यून सेल्स हैं, है ना, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सो रहे हैं एक तरीके से, है ना, ये काम नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही कोई पैथोजन आता है तो ये क्या करता है, जो फीवर है ये हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है कि उठो और अब लड़ो, है ना, काम करो, इन्फेक्शन आया है, इसको लड़ो और इसको भगाओ, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो पहलू है दैट इज इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। नेक्स्ट इज pH। तो जो pH है वजाना का इट इज़ 3 to 4 एंड pH ऑफ स्टमक इज़ 1 to 3, है ना। तो दोनों ही ये एसिडिक pH हैं। जो स्टमक का pH होता है ये इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक pH, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है ना। अगर किसी भी वजह से कोई बैक्टीरिया या वायरस स्टमक में या वजाना में एंटर करता है तो एसिडिक मीडियम की वजह से दैट पैथोजन इज किल्ड। ठीक है, और उसकी जो ग्रोथ है इट इज़ इनहिबिटेड। ओके, उसके बाद में आता है सिरुमिन। तो सिरुमिन हमारे ईयर का जो वैक्स होता है उसको हम बोलते हैं एंड दिस सिरुमिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिरुमिनस ग्लैंड्स, है ना। तो ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं सिरुमिन को, और ये जो सिरुमिन है ये भी एक तरीके से हमारे इंटरनल ईयर के अंदर डायरेक्टली इन्फेक्शन ना जाए उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो ये इसके अंदर वैक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, और ये जो है इंटरनल हमारा जो ईयर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। द नेक्स्ट इज लाइसोजाइम, है ना। तो लाइसोजाइम इट इज सिक्रेटेड बाय लाइसोसोम। ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि लगभग हमारे बॉडी के सभी सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर CSF एंड यूरिन, है ना। इन दोनों को छोड़ दें तो लगभग हमारे बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं इसके अंदर लाइसोसाइम इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन टीयर्स एंड सलाइवा। तो टीयर्स और सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसको तोड़ता है और उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर इज स्वेट, है ना। तो स्वेट कैसे काम करेगा? जो स्वेट है ये स्वेट ग्लैंड्स के माध्यम से सिक्रीट होता है। स्वेट ग्लैंड को हम सिडोरिफरस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि दो टाइप की होती हैं, एक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड, है ना। अब स्वेट ग्लैंड करता क्या है? ये जो स्वेट प्रोड्यूस करता है दे सिक्रीट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन स्किन, है ना। तो स्वेटिंग हमारे स्किन के ऊपर होती है और स्वेट के अंदर बेसिकली एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। तो स्वेटिंग के माध्यम से हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी के बाहर एलिमिनेट होते हैं और इसीलिए स्वेटिंग होना एक अच्छी बात है ना। जिन लोगों को स्वेट नहीं आता तो उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाते, जो कि डिजीज़ का एक कारण बनते हैं। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं, है ना। तो ये हो गया स्वेट के बारे में। अब सीबम सिबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है और इसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये भी बेसिकली बैक्टीरिया को, फंगाई को किल करने का काम करता है। होता क्या है? ये एक थिक स्टिकी ऑयली सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ज़्यादातर फैट्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज्ड रखता है, लुब्रिकेट करता है एंड प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम ड्राइंग, है ना। स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करने का काम करता है ना। तो ये भी एक तरीके का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। और लास्ट में आता है यूरिन। तो इट फ्लशेज आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी। यूरिनेशन के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, तो जब ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनती है तो यूरिन के अंदर बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से एलिमिनेट होते हैं, है ना। अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से
यूरिनेशन के माध्यम से, यूरिन आउटपुट के बढ़ने से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन बी फ्लश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो हमने फिजिकल बैरियर को डिस्कस किया, फिजियोलॉजिकल बैरियर को डिस्कस किया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर के अंदर सेल्स आते हैं जो कि एक तरीके से इन्फेक्शन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब इनको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। वन इज़ फैगोसाइटिक सेल, सेकेंड इज़ नेचुरल किलर सेल एंड थर्ड इज़ मास्ट सेल। अब फैगोसाइटिक सेल का काम होता है फैगोसाइटोसिस। ये सेल, इसको हम सेल ईटिंग बोलते हैं, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करते हैं और उसको खाने का काम करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी के अंदर एंटर करा, तो ये जो हमारे फैगोसाइटिक सेल्स हैं धीरे से क्या करते हैं, ये अपना इस तरीके से शेप चेंज करते हैं। इस तरीके से ये पूरा उसके आसपास कवर कर लेते हैं और फाइनली ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो लाइसोजाइम है ये एक्ट करता है और इस बैक्टीरिया को पूरा इसके सेल वॉल को तोड़कर ये क्या कर देता है, पूरा ख़त्म कर देता है और इन्फेक्शन को रिमूव करने का काम करता है ना। तो फैगोसाइटिक सेल के अंदर पहले नंबर पे आता है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी का मोस्ट अबंडेंट WBC होता है। लगभग 40 से 75% ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टीलोबेड होते हैं, इसलिए हम इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। खास बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्यूट कंडीशन के अंदर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ता है और एक्यूट कंडीशन में जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में जाते हैं, उनको एनगल्फ करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनको फाइनली किल करने का काम करते हैं, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। पहले जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहला सेल जो कि एक्टिवेट होता है दैट इज न्यूट्रोफिल, ठीक है। इट किल माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस, है ना। तो जिस प्रोसेस से ये सेल्स को मारते हैं उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसके बाद में जो दूसरा सेल है दैट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारे बॉडी का लार्जेस्ट WBC होता है, जिसका जो न्यूक्लियस है ये बीन शेपेड होता है एंड इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। देखें आप थोड़ा सा साइड की तरफ बनाया है इसको, है ना। इसेंट्रिक होता है इसका न्यूक्लियस, लगभग 5 से 10% तक ये नंबर में प्रेजेंट होता है और ये भी किल करता है माइक्रोब्स को। प्रोसेस वही है फैगोसाइटोसिस। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, है ना। अब मैक्रोफेजेस होते क्या हैं, बेसिकली ये मोनोसाइट्स ही होते हैं, लेकिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जब भी इन्फेक्शन होता है और जब ये मोनोसाइट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन से निकलकर बाहर आते हैं, है ना, कहाँ पे, टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो इनको अब हम फर्दर मोनोसाइट नहीं बोलकर क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। इनके सेल के जो साइज़ के अंदर कुछ चेंज आता है, ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और अब इन सेल्स को हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, है ना। तो व्हेन द मोनोसाइट कम आउट ऑफ ब्लड वेसल दे वॉन्डर and reach the site of infection in tissues. Here they differentiate and become highly motile and they are known as macrophages, है ना। तो एक तरीके से modified form of monocyte is macrophages, है ना। मोनोसाइट हम तब बोलेंगे जब वो ब्लड वेसल के अंदर है, जैसे ही वो ब्लड वेसल से बाहर आया एंड टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन वो डिफरेंशिएट हो जाता है और अब हम इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो इसका भी काम करने का तरीका क्या है, फैगोसाइटोसिस। अब नेचुरल किलर सेल्स इसके अंदर बेसिकली ये करते हैं क्या है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है ना। नाम से समझ में आ रहा है कि सेल ने ही प्रोग्राम किया है अपनी डेथ को, है ना। क्यों करेगा सेल ऐसा, टू एलिमिनेट अनवांटेड सेल्स, एग्जाम्पल एबनॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स। देखो कई बार क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर कई कारणों की वजह से सारे सेल्स हेल्दी नहीं होते हैं जो कि डेवलप होते हैं, है ना। कई बार ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है या फिर एबनॉर्मल तरीके के सेल्स हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं है ना, जैसे कि कैंसर सेल्स, है ना। तो अब जब इस तरीके के सेल्स डेवलप होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं इनको क्या करते हैं, एक तरीके से ये मार देते हैं, है ना, मारने का काम करते हैं, ठीक है। दे आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, रेड बोन मैरो, है ना। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स ही होते हैं जो कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स या फिर रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो नेचुरल किलर सेल्स हैं अब ये दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक तो साइटोलाइसिस
यानी कि सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कौन से सेल्स को? कैंसर सेल्स को। और दूसरा क्या कर रहे हैं? एपोप्टोसिस, यानी कि सेल लाइफ साइकिल कंप्लीट, है ना। देखो हर बार एबनॉर्मल सेल को ही नहीं मारते, कई बार क्या होता है एक सेल है उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका है, अपनी उम्र उसने जी ली है पूरी, अब उसका काम खत्म हो गया है तो उसको भी तो सर्कुलेशन से रिमूव करना है ना। तो ये क्या करते हैं, जब भी सेल की सेल्फ लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसको ये किल करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा सेल है हमारा, दैट इज़ द मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, कैसे काम करता है? इट वर्क्स थ्रू इन्फ्लामेशन, है ना। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन। तो जब भी इंजरी होती है तो मैसेज इज डिलीवर्ड टू न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड मास्ट सेल, है ना। अब इंजरी हुई, बैक्टीरिया वायरस आ गए, फटाफट न्यूज़ किस में जाएगी? न्यूट्रोफिल को जाएगी, मोनोसाइट को जाएगी, है ना, मैक्रोफेजेस को जाएगी, ठीक है। WBC कलेक्ट एट द साइट ऑफ इंजरी, सारे के सारे WBC वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, दे रिलीज हिस्टामीन। अब ये हिस्टामीन को रिलीज़ करेंगे और ये जो हिस्टामीन क्या करता है? ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है ना। तो ब्लड वेसल को डायलेट करने को हम बोलते हैं वेसोडायलेशन। जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होती है, देयर इज मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ WBC विच कॉजेज रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पस फॉर्मेशन, है ना। तो ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस करता है और जिसकी वजह से बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। अब सेलुलर बैरियर के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? बेसिकली देयर आर ग्रुप ऑफ ओवर 30 प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, है ना। तो लिवर लगभग कुछ 30 प्रोटीन्स को रिलीज़ करता है। दे आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ द ब्लड, है ना। ब्लड के सीरम में ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर नेम्ड कॉम्प्लीमेंट बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना। तो क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के एक्शन को बढ़ाते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। दे एक्ट लाइक अ केस्केड मैनर, है ना। तो ये केस्केड मैनर में इनका काम करता है, एक सेल दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो एक के बाद एक, वंस एक सेल एक्टिवेट होता है तो ये दूसरे तीसरे चौथे, इस तरीके से ये केस्केड के मैनर में ये एक्ट करते हैं, है ना। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये किस तरीके से किल करते हैं? तो इनके 3 तरीके होते हैं। पहला है साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस का मतलब होता है सेल को तोड़ना, है ना। तो दे मेक सेल पोरस टू वाटर, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन सेल एंड सेल बर्स्ट एंड डाई। तो ये क्या करते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो ये जो सेल की मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं? दे मेक द मेम्ब्रेन पोरस, है ना। तो अब अगर ये सेल की मेम्ब्रेन पोरस हो जाएगी तो अब इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट होगा? देयर इज कलेक्शन ऑफ वाटर। तो जब वाटर का कलेक्शन होता है तो सेल का साइज़ क्या होता है? वाटर की वजह से बढ़ता चले जाता है, और एक बार जब सेल का साइज़ बढ़ता चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बर्स्ट हो जाएगा और ये मर जाएगा, है ना। तो साइटोलाइसिस हो गया। दूसरा है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के दौरान बहुत से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और मास्ट सेल्स क्या रिलीज़ करता है? हिस्टामीन, है ना। ये जो हिस्टामीन है, ये जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है ना, इट इंक्रीजेज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड कॉजेज वेसोडायलेशन। ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करते हैं, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो वहाँ पे WBC का नंबर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में WBC वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इन्फेक्शन को ये किल करते हैं। तीसरा है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस तो अभी मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अटैच टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को अटैच हो जाते हैं, आइडेंटिफाइड बाय मैक्रोफेज एंड दे एनगल्फ द बैक्टीरिया, है। एंड फाइनली देयर इज साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर मीन्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन। दे आर द केमिकल मैसेंजर्स। तो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट टाइप हैं: ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकेंस जो कि 12 टाइप्स के होते हैं, एंड इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं, है ना। ऐसा सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है वो इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है? बाकी के जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनको एक तरीके से प्रिवेंट करने का काम करता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, है ना। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें, ये एक सेल है, इस सेल को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो अब ये कैसा हो गया? दिस सेल इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, है ना। अब ये जो सेल क्या रिलीज़ करेगा? ये साइटोकाइन रिलीज़ करता है, स्पेशली कौन सा वाला? इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन को ये जो रिलीज़ करेगा तो ये जो हमारे बाकी सेल्स हैं, ये बाकी सेल्स के पास में भी क्या पहुंच गया है? ये इंटरफेरॉन पहुंच गया, है ना।
अब क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल ने रिलीज किया इंटरफेरॉन्स को जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं। दे मूव फ्रॉम सेल टू सेल, ये इंटरफेरॉन सेल टू सेल क्या करने लगा, मूव करने लगा। दे रिकॉग्नाइज द कमिंग ऑफ वायरस है ना, इनका काम क्या होता है, जैसे ही वायरस इनके पास में आता है तो ये जो सेल्स हैं, क्योंकि इंटरफेरॉन्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, ये इस वायरस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि यही वाला वायरस आ रहा है जिसने पहले इस सेल को इन्फेक्ट किया है ना। सो दे रिलीज एंटीवायरल प्रोटीन्स, जैसे ही वायरस इनके पास में आता है ये क्या करने लगते हैं, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स को रिलीज करना शुरू करते हैं। अब ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या करता है, इट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल, ये वायरस को सेल के अंदर एंटर ही नहीं होने देता है ना। तो एक तो सेल वायरस के अंदर एंटर ही नहीं होगा, या फिर समटाइम्स इट किल इफ द वायरस एंटर्स, अगर किसी तरीके से वायरस एंटर हो गया तो ये इसको किल करने का काम करते हैं है ना। तो ये कैसे काम करते हैं इंटरफेरॉन्स, दे इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन, वायरस को रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट करते हैं। दे कंट्रोल वायरल डिजीज बट डू नॉट किल द वायरस है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल इन्फेक्ट हो गया तो अब ये जो साइटोकाइंस हैं ये इसको नहीं मार सकते, इस वायरस को नहीं मार सकते, लेकिन ये जो बाकी सेल जो कि अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम ज़रूर कर सकते हैं है ना। सो दिस वाज अबाउट द साइटोकाइन बैरियर है ना। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमने सबसे पहले फिजिकल बैरियर डिस्कस किया जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया और हेयर को डिस्कस किया। उसके बाद में हमने सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर को डिस्कस किया जिसमें बॉडी टेम्परेचर, देन पीएच, देन सेडिमेन, लाइसोजाइम, स्वेट, सीबम और यूरिन के बारे में डिस्कस किया है ना। उसके बाद में हमने सेलुलर बैरियर पढ़ा जिसमें हमने फैगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस को डिस्कस किया। देन नेचुरल किलर सेल को डिस्कस किया, मास्ट सेल को डिस्कस किया एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस किया। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया साइटोकाइन बैरियर्स जिसके अंदर हमने इंटरफेरेंस को डिस्कस किया है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।